में ऐसे ही अल्लाह पाक कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांग पे कर मैं किसी को कह नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम अवामी केस की स्पेशल एपिसोड के साथ एडवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये स्पेशल एपिसोड इसलिए है क्योंकि ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बान है। मेरी तरफ से तमाम मुस्लिम उम्मा को जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, चांद रात स्पेशली मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और ईद कुर्बान मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही प्यारा त्यौहार है, बहुत ही अजीम तरीन त्योहारों में से एक त्यौहार है जिसे ईद कुर्बान कहा जाता है, जिसे कुर्बानी की ईद कहा जाता है। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और अल्लाह ताला के हुक्म के सामने कामिल अतात की याद दिलाता है। ईद उल अज़हा में हमें यह सबक मिलता है कि इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। और ख़वातीन और हज़रात, इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो मैं शामिल करना चाहूँगा वो ये कि जब कुर्बानी हम तकसीम करते हैं तो एक उसका एक तरीक़ाकार है जो आप और मैं बखूबी जानते हैं, लेकिन एक रिमाइंडर देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसके जो हिस्से हैं उनकी तकसीम कुछ इस तरह से है। जो पहला हिस्सा है वो आप अपने घर, अपने बच्चों के लिए रखें। दूसरा हिस्सा अपने करीबी रिश्तेदार, वो जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की, या वो दोस्त अहबाब, या वो पड़ोसी जिन्होंने ईद पर कुर्बानी नहीं की, जिनका आपको मालूम है और उन्होंने तस्करा भी नहीं किया, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, तो दूसरा हिस्सा आप उनमें तकसीम करें, उनके यहाँ पहुँचाएँ। और जो तीसरा हिस्सा है वो गरीबों में, मसाकीन में और ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। अख़वातीन हम आगे बढ़ते हैं और पंजाब हुकूमत को थोड़ा सराह लें और हम उन्हें भी अप्रिशिएट कर लें, क्योंकि इस बार चीज़ें काफ़ी हद तक मुख्तलिफ लेकिन ठीक नज़र आ रही हैं। गुज़श्ता साल में हमने देखा कि मंडियों में कुछ सिचुएशंस डिफरेंट थी, व्यापारियों को भी काफ़ी मसाइल देखने पड़ रहे थे और जो ग्राहक थे उन्हें भी मसाइल थे, मतलब पार्किंग के बहुत ज़्यादा इशूज़ थे, ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मामला मुश्किलात लोगों को देखनी पड़ी। तो इस साल हम देख रहे हैं कि एक तो टोटल 108 मंडियाँ पूरे पंजाब के अंदर लगाई गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, और फिर उनमें जो सहूलत दी गई है वो काफ़ी हद तक बेहतरीन है। मतलब उसमें आपको एक तो पार्किंग फ्री कर दी गई है, मेडिकल कैंप्स दिए गए हैं, 1122 की सहूलत है, फिर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वहाँ पर मौजूद हैं, जो ठंडा पानी है वो वहाँ पर फराहम किया गया है, और स्पेशली पेमेंट्स के लिए बैंक्स दिए गए हैं। ये एक काफ़ी मेजर इशू था, क्योंकि जितने भी ग्राहक मंडियों में जाते थे तो उनका ये मसला था बहुत बड़ा कि एक तो हार्ड कैश लेके जाना पड़ता था, क्योंकि जाहिर है एक तो पूरे पंजाब से व्यापारी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और हार्ड कैश ही एक वाहिद ट्रस्टेबल चीज़ है कि जो आप उसी वक्त लेन देन में सहूलत लगती है। अगर आप कोई दूसरी कोई तरीक़ाकार अपनाएं या किसी बैंक की तरफ जाएं तो काफ़ी मसाइल होते थे कि पेमेंट अब ऑनलाइन तो नहीं पॉसिबल, तो कैश ही देना पड़ेगी। बट इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी है कि बैंक्स भी अब मंडियों के अंदर दे दिए गए हैं, तो पेमेंट जो अगर ज़्यादा है, मतलब 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है या 10 लाख तक भी अगर आप पेमेंट करना चाहें तो बैंक्स आपको वहाँ पर सहूलत फराहम कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गुज़श्ता साल हमने देखा लोग लुट गए रस्तों में, मतलब रस्ते में ही कई लोगों को लूट लिया गया, मतलब कई लोगों के जानवर चोरी हो गए। तो इस साल एक तो ट्रैफिक पुलिस बहुत मुतहर्रिक है ट्रैफिक को के मामलात को लेके, और फिर उसके साथ साथ जो पंजाब पुलिस है और जो दीगर इदारे हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं कि ग्राहक सहूलत से पहुंचे, सिक्योर पहुंचे और अपना जानवर सिक्योरिटी के साथ अपने घर वापस लेके जाए। और इसीलिए हमने देखा है कि जितनी भी मंडियां हैं वहां पर अच्छी लाइटिंग दी गई है, रोड्स काफ़ी वसी दिए गए हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दी गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और ये अप्रिशिएटेबल है मेरे ख्याल से। और थोड़ा रेट्स के बारे में भी बात करें तो ख़वातीन हज़रात, इस बार जो मंडियों के रेट हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। मतलब 10-10 लाख रुपए के जो बड़े बड़े बैल हैं वो भी वहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं, और ऊँट भी फ़रोख्त हो रहे हैं, और बड़े खूबसूरत और प्यारे प्यारे जो बकरे हैं वो उनकी जोड़ियाँ भी जो है वो बड़ी प्यारी प्यारी हैं। मतलब 5-5 लाख की जोड़ी भी मिल रही है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है, और कम से कम जो रेट है वो तकरीबन 1 लाख के करीब करीब है। लेकिन कल की अगर बात करें तो मंडियों के रेट काफ़ी हद तक टूटे हैं। रीज़न ये है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की वजह से दिन में ग्राहक जा नहीं पा रहा, और रात के वक्त रश इतना होता है कि जाहिर है फिर व्यापारी भी चाहते हैं कि जितना वो माल मवेशी लेकर आए हैं तो वो फ़रोख्त भी हो जाए, तो इसलिए रेट्स भी कम होंगे। और आज क्योंकि चांद रात है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा आज आप जाएं, आपको रेट काफ़ी हद तक कम मिलेगा। और वैसे भी ये शुरू का एक तरीकाकार है कि चांद रात तक तो रेट्स रहते हैं, लेकिन जैसे ही पहला दिन चढ़ता है तो रेट और कम होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे
लोग भी देखे हैं जो पहले दिन को भी सेलेक्ट करते हैं और दूसरे तीसरे दिन तक भी अपनी कुर्बानी करना मुनासिब समझते हैं अपनी पहुंच के मुताबिक। खबरदार हज़रात, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जब आप ईद कुर्बा की जानिब जाते हैं तो कुर्बानी के गोश्त को लेके अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त थोड़ा फीका होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी के फ़ौरन बाद पका लेना जो है वो ठीक नहीं होता। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कलेजी बहुत शौक से लोग खाते हैं, तो जैसे ही कुर्बानी होती है फौरी तौर पर जो देज की चढ़ती है वो कलेजी की होती है। और आपने देखा है कि कुर्बानी के गोश्त को खाने के बाद अक्सर व बेशतर लोग हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, मैदे की तकलीफ का शिकार होते हैं, बीमारियों को वो उसमें घिर जाते हैं और काफ़ी हद तक उन्हें जो स्टमक इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो इसी हवाले से हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज के प्रोग्राम में हम एक फूड एक्सपर्ट शामिल करेंगे। हमारे आज के गेस्ट आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे और कुर्बानी के गोश्त को आपने किस तरह से खाना है, कैसे खाना है, कितने दिन तक आप उसको रख सकते हैं और कौन कौन सी जो अलामात हैं जिनसे आपने बचना है और कैसे गोश्त को आपने फॉर लॉन्ग यूज करना है। सो आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जानिब वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम ईद स्पेशल। कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांगते करम है कि जो कह لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांगते करम है कि जो कह खबरदार हज़रात, वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और आज का प्रोग्राम ईद कुर्बान स्पेशल है, आज चांद रात है और डेफिनेटली अब जो कल के दिन की जो खुराक है वो तैयार हो रही होगी और कल के दिन का जो प्लान है कभी कौन कौन सी डिशेस बनेंगी। ऑफ कोर्स जो किचन होता है वो बिजी हो जाता है और ख़वातीन को जितनी सारे दिन में मसरूफियत रहती है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि फरमाइशें चलती रहती हैं और किचन में जो सारे दिन की मसरूफियत है वो चलती रहती है। आगे बढ़ेंगे और हमारे आज के गेस्ट प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे शहजाद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप फूड स्पेशलिस्ट हैं, योगी हैं, राइटर हैं और प्लांट्स फिजियोलॉजिस्ट हैं और सबसे बेहतरीन के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सबसे अच्छी बात है। शहजाद प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बॉबी भाई बिल्कुल खैरियत। सर बहुत बहुत आपको आज का चांद रात मुबारक हो। बहुत मुबारक जी, सब लोगों सब सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। शहजाद भाई, आप जानते हैं आप फूड स्पेशलिस्ट हैं और आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कल से 3 दिन लगातार आप जाहिर है घरों में पकवान पकते रहेंगे और खाने बनते रहेंगे। अब मुझे ये बताइए, आप जानते हैं कि जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है कहते हैं कि फ़ौरन पका लेना जो है, कुछ लोग कहते हैं सही भी होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी होता है। इस अमल के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, पहले चूंकि फ्रिज नहीं होते थे तो इसलिए वो अच्छा होता था या नहीं होता था, वो एक मजबूरी होती थी कि आपको पहले दिन ही पकाना पड़ता था। बहुत खास ट्रीटमेंट करके, कुछ सुखा के करके कुछ लोग गोश्त महफूज करते थे, लेकिन वो बड़ी थोड़ी प्रैक्टिस थी। आमतौर पे यही होता था कि पहले दिन ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसको पका लें और ज्यादा पकाया जाता था, ज्यादा खाया जाता था। लेकिन अब रिसर्च ये कहती है कि गोश्त को अगर आप एक दिन फ्रीज कर दें तो उसकी क्वालिटी इवन बेहतर हो जाती है और उसमें जो ज़बह
जी, ज़ब्ह करने के बाद जो पोस्टमार्टम कुछ चेंजेस होती हैं, उसमें वो टेक्सचर बेहतर हो जाता है, हार्मोन बेहतर हो जाती है। चिकन तो 2 घंटे के बाद रेडी हो जाता है पकाने के लिए। सही है, लेकिन जो मटन और बीफ है, उसका जो एक्चुअली टेक्सचर है वो बेहतर होता है, क्वालिटी बेहतर होती है, वो 1 दिन के बाद होती है। तो पहले दिन आप मसनून तरीका है ना कि पहले दिन आप खाएँ, गोश्त खाएँ, किसने मना किया है? ज़रूर खाएँ। लेकिन उसको ज़रूर से ज़्यादा खाने की कोई तुक नहीं बनती, उसको महफूज़ करें। अब आपके घरों में फ्रिज है, जो तकसीम आपने करना है वो आप करें, आप सारा तकसीम कर दें, लेकिन जो आपका अपना हिस्सा है वो आपका राइट है, उसको आप महफूज कर सकते हैं फ्रिज में। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ी इकसाम के बारे में भी बताएं शहजाद भाई, क्योंकि एज आई हर्ड और जो मेरा नॉलेज है कि गोश्त की मुख्तलिफ ज़ाहिर किस्में बन जाती हैं, मतलब एक तो बड़े पीसेज होते हैं, फिर वो छोटे पीसेज में आ जाता है, कीमा भी लोग बना लेते हैं। तो मुझे बताएं कितनी देर तक कौन सी चीज़ ज़्यादा मुद्दत निकाल जाती है और कब से कब तक किस चीज़ को इस्तेमाल कर लेना चाहिए? देखें, ये इसमें थोड़ा सा ये लाइटर नोड में है, इसको आप जोक समझ लें। अगर आपकी बिजली बंद नहीं होती और -18 के ऊपर आपका फ्रीजर काम कर रहा है, तो आप अगली ईद तक भी रख सकते हैं। यानी कि 6 माह से 1 साल तक अगर आपने प्रॉपर जिपर में और प्रॉपर तरीके से उसको महफूज किया है तो गोश्त खराब नहीं होता। लेकिन अगर आपने उसको कीमा बना लिया है तो फिर वो 3 माह तक उसकी क्वालिटी ठीक है, उसके बाद उसमें फिर बैक्टीरिया ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पका के रख लिया है, कुछ भी पकाया है, शामी कबाब बनाए हैं या आपने सालन पका के या गला के रखा है, तो फिर उसको कहते हैं 2 से 3 माह तक इससे ज्यादा हरगिज ना रखें। लेकिन ये सारी कंडीशन है कि जब आपकी उसमें दरमियान में नरम नहीं होता लोड शेडिंग की वजह से, मतलब ये कि कंटिन्यू, हाँ जी, हाँ बिल्कुल फ्रीज रहे। नहीं, बात होता है ना कि आप कुछ घंटे बिजली बंद भी हुई है लेकिन आपके फ्रीजर में इतनी गोश्त नरम नहीं होता, वो गुजारा कर जाता है। लेकिन जहाँ गोश्त देखें, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका इतना मसला है कि 8-8, 10-10 घंटे भी बिजली बंद रहती है, तो तब तक तो बेचारे गोश्त तो वैसे ही बू मार जाते हैं और खराब हो जाते हैं जो आपके फ्रीजर्स में पड़े होते हैं। जी, उसको यही कहते हैं ना कि एक दफा जो गोश्त नरम हो जाता है ना, या आपने एक प्लेट निकाल ली है, तो निकाल लिया ना, उसको आपने थाइंग कर लिया ना, अब उसको दोबारा फ्रीज मत करें। सही है। या तो पीस छोटे छोटे फ्रीज करें, एक ही निकाल लें, लेकिन जो नरम हो गया वो सारा निकाल लें, क्योंकि जो नरम हो गया उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, 3-4 किस्म के बैक्टीरिया जो मशहूर आ जाते हैं। वो फिर ये कि जब दोबारा उसको फ्रीज करते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना, खाना एक दफा आपने फ्रीजर से निकाल लिया, कोई खाना भी, तो उसको बार बार दोबारा फ्रीज ना करें, क्योंकि जब दोबारा फ्रीज करते हैं तो उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया वो सारे मरते नहीं, वो समझे सो जाते हैं। वो दोबारा जब फिर आप दोबारा निकालोगे तो वो फौरन एक्टिव होकर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो फिर फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप आपका हिस्सा है, जब तक आपका फ्रीजर काम करता है, आप 1-2 माह तक गोश्त अगर आपने अपना हिस्सा रखना है, उसमें कोई मुजायका नहीं है, उसको तरीके से थोड़ा थोड़ा निकाल के खा लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरूर से ज्यादा रख के क्या करना है, तकसीम करें। सर, हमारे यहाँ वो आपको पता ही है, ये भी एक अमल होता है, लोग बड़ा गोश्त और यानी बड़ा जानवर छोटा जानवर करते हैं। बड़ा जानवर रखा होता है तकसीम के लिए और छोटा जानवर लोग फ्रीजर्स में भर लेते हैं। जी जी, ठीक है, आपका हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 3 बकरे किए हैं, एक बकरा उसने गरीबों में बांट दिया है, एक बकरा उसे अपने अजीज उकबा को खिला दिया, तो एक बकरा उसका राइट बनता है, ये उसकी मर्जी है, गुनाह कोई नहीं अगर वो सारा भी फ्रीज कर लेता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा शहजाद भाई, कलेजी के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं, कलेजी को अगर पकाना हो तो एक तो उसके लिए फ्लेम हीट जो है वो कितनी रिक्वायर है, और फिर आपको पता है कि जैसे ही कुर्बानी होती है तो सबसे पहले जो फरमाइश होती है वो कलेजी की होती है। जी, कलेजी जो दिल है, कलेजी है, ये फटाफट चढ़ा दें चूल्हे के ऊपर। तो मुझे बताएं, ये अमल फौरी तौर पर किस हद तक सही है, और अगर आपने कलेजी पकानी है तो उसका सही तरीकाकार आप क्या समझते हैं? देखिए, कलेजी का एक तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि आयरन का कलेजी से बेहतर कोई सोर्स नहीं है। अगर आप बच्चों को, बड़ों को, और खासतौर से प्रेग्नेंट खवातीन, लेकिन प्रेग्नेंट खवातीन को कहा जाता है कि पहले 3 माह ना हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा कलेजी मत खाएं, क्योंकि इसके अंदर आयरन के अलावा विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, तो एक्सेसिव विटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है पहले 3 माह, लेकिन अगर वो गुजर गए। अच्छा, अब ये कि चूंकि अनीमिक लोगों के लिए आयरन का बेस्ट सोर्स है, तो इसको आप, ये सेहतमंद जानवर है, कुर्बानी के जानवर आमतौर पर सेहतमंद होते हैं, तो उसका पहले तो देखें कि उसकी जो कलेजी है वो कलेजी रंग की है, उसमें स्पॉट तो नहीं है, व्हाइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, उबरा तो नहीं है, चर्बी नजर तो नहीं आ रही। अगर ऐसे आ रही है तो फिर वो बीमार जानवर है, फिर उसकी कलेजी हरगिज ना पकाएं। लेकिन स्मूथ स्किन है कलेजी की तरह, तो फिर आप उसको पकाएं,
अच्छा, अब ये है कि वो जो हमारे यहाँ तो ओवर कुक किया जाता है, कम जी। पका के तो हम खाते ही कुछ नहीं। वो यूरोप में और बाकी जगहों पे प्रॉब्लम होता है कि वो शैलो जब फ्राइंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, कुछ टेक्सचर का मसला होता सही है। है। हमारे यहाँ तो एक्स्ट्रा भूना जाता है हर फूड को, वो और एक्स्ट्रा हमारे यहाँ वो मसाले कम भी, पकाने एक्स्ट्रा हाँ जी, एक्स्ट्रा वो हीट और एक्स्ट्रा मसाले। हाँ जी, एक्स्ट्रा मसाले। अब उसमें ये है कि आप उसमें देखिए ना आयरन ने जाया होना है ना प्रोटीन ने जाया होना है, एब्सोल्युटली लेकिन जब हाँ, क्योंकि ये दोनों पकाने से जाया नहीं होती बल्कि ज्यादा अवेलेबल होती हैं। लेकिन उसको एक बहुत ज्यादा अगर मसाले और घी ज्यादा डालेंगे, फिर आप उसकी कैलोरी बढ़ा देंगे, उसकी एसिडिटी बढ़ा देंगे, वो स्टमक के लिए बुरा हो जाएगा। तो उसको नॉर्मल स्टाइल में जैसे पकाते हैं वो पकाएं, उसको कोई शैलो हीट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जिस तरह हमारे कुकिंग होती वैसे ही करें। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो देखें, अब आपको पता है कि ईद पे शौक होता है मुख्तलिफ तरह की डिशेस खाने का, कि आप कलेजी से स्टार्ट करते हैं, फिर आप भुना हुआ भी बनाते हैं, आप शोरबे वाला भी बनाते हैं, आप उसमें चावल भी डाल लेते हैं, आप उसको स्टेक की तरफ भी ले जाते हैं। ठीक है, तो हर तरह से आपका मन होता है कि आप इस गोश्त को एंजॉय करें। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त हजम नहीं होता, पेट में दर्द शुरू हो जाती है, स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि कुर्बानी के अलावा आप इतना ज्यादा गोश्त एक दिन में खाते ही नहीं उसमें है, रूटीन ही नहीं होती हमारी गोश्त की। रूटीन नहीं होती। अच्छा, अगर जब आप खाते भी हैं तो ज्यादातर चिकन खाते हैं, Absolutely, मटन absolutely. बीफ इतना खुला इतनी बड़ी क्वांटिटी में सिर्फ ईद को मिलता है, और सही। उसको जब हम एक दिन खाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाता है। और उसमें अब जब कोशिश करते हैं कि दोपहर को अलहदा दावत है, रात को अलहदा दावत है, जी जी और जी उसमें जी डिशें भी काफी हैं। अब देखिए हमारा जो जिस्म है ना, वो एक खाने में, एक नॉर्मल बंदा जो एथलीट नहीं है, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एक खाने के लिए उसके काफी है। तो तीन खाने हैं तो उसमें 70 से 80-90 ग्राम उसकी प्रोटीन बन रही है। अच्छा, अगर आप बोटियों के हिसाब से देखें, आप अगर तो स्टेक है, स्टेक तो एक ही बहुत है, वो आपकी पूरा एक मील का पूरा पोर्शन बन जाता है। लेकिन आमतौर पर हमारी बोटियां वो कितनी होंगी, जो छोटियां बोटियां भी होंगी, 4-5 बोटियां एक नॉर्मल बंदे के लिए एक टाइम में काफी है। लेकिन यहाँ ईद वाले दिन तो लोग 3-4 तो चख जाते हैं ना कि अब ले आओ भाई, फिर अब खाना है वो अच्छा, अब वो जो काम तमाम कर जाते हैं। हाँ जी, शामिया उसके अलावा है, सालन अलग है, बारबेक्यू अलग है। असल में जब इतना होता है ना तो आपके मैदे में उतना नहीं है, एसिड ही नहीं है। तो उसके लिए दो काम करने चाहिए। एक तो काम ये है कि थोड़ा सा हाथ तौला रखो, क्योंकि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा आपने गोश्त ले रहे हैं वो आपके मसल तो नहीं बना रहा। देखिए वो तो एक जो जिमनास्ट है उसने तो इतनी एक्सरसाइज की है, वो तो अगर 200 ग्राम भी प्रोटीन ले लेगा ना एक दिन में, उसको तो वो कुछ नहीं कहेगी, वो तो उसका जिस्म बनाएगी। लेकिन आम बंदा जो एक्सरसाइज नहीं करता उसके लिए तो 100-150 ग्राम भी उसने गोश्त उसने ले लिया तो मुश्किल उसने हजम करना है। उसके लिए फिर एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा उन दिनों में ले ले, ताकि स्टोमक की पीएच बेहतर हो, ताकि वो डाइजेशन बेहतर करे। और दूसरा ये कि सौंफ, पुदीना, अजवाइन, बादियान का ना एक बना के रख लें कहवा, और उसका वो सफूसा उसको साथ लें, क्योंकि बास तो आना नहीं, फिर वो थोड़ा बेहतर कर ले। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जी, अगर रायता वगैरह मुख्तलिफ चीजों का बनाकर, दही का, अगर वो भी खानों के साथ ले लिया जाए तो वो भी ठीक रहता है हाजमे के लिए स्पेशली? जी जी बिल्कुल। वो रायता, खासतौर पे दही का, पुदीने का रायता जो है ना, वो कूलिंग इफेक्ट करता है, वैरायटी पेश करता है। फाइबर साथ आपने जरूर लेना है, क्योंकि गोश्त वैसे तो सुपर फूड है ना, हर चीज उसके अंदर मौजूद है, सिर्फ विटामिन सी और फाइबर नहीं है। वो जब आपने सैलेड साथ लेना है और साथ दूध की कोई चीज भी लेनी है तो आपके स्टमक के लिए वो थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, क्या देखें पैगाम अब देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब लोग रुकेंगे तो नहीं, और हम जितनी भी उनकी मदद करने की कोशिश करें कि इतना खाएं और ऐसे खाएं, लेकिन लोग फिर भी, आपको पता है कि हम एशियन लोग जो हैं, स्पेशली पाकिस्तानी जो हैं, ये खाने के बहुत शौकीन हैं, और फिर मसाले तेज, आपको पता है इन दिनों में बहुत चलते हैं। जब तक तेज मसाले ना हो आपके खाने के अंदर तो लोगों को लुत्फ ही नहीं आता खाने का। तो आप क्या उनको मैसेज देंगे, आप क्या उनकी मदद करना चाहेंगे इस हवाले से कि आपने अगर 3 दिन खाना है तो इस तरीके से खाएं और इतना इतना खाएं, अगर आपने बाद में अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना? देखिए, मैं ये कहता हूं कि रमजान, इसके बड़ी ईद के बाद ना, एक तो मैदे के मरीजों से अस्पताल बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड के बढ़ जाते हैं, किडनी के बढ़ जाते हैं, और दांतों के बढ़ जाते हैं। ये 3-4 बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो इसीलिए कि जब जरूरत से ज्यादा गोश्त लेते हैं, वो हमारा मैदा, आईबीएस, ज्यादातर लोगों को आईबीएस है, तो वो उनका मजीद डायरिया और बाकी उसकी तरफ चला जाता है। अच्छा, अब ये कि जो उन्होंने 3 दिन खाना है जितना गोश्त, मैं उन्हें कहूंगा
कि वो उसे 3 हफ्ते या 3 महीने तक ले जाएं, कि आपके पास फ्रीजर मौजूद है, आप अपने थोड़ा थोड़ा खाएं, बाकी अपने हिस्से का रखें और हफ्ते में 2 या 3 दफा आप मटन या बीफ खाएं। अब देखिए आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है। अगर आपने बीमार ही होना है, देखिए मैं ये कतन बात नहीं कर सकता कि आप इतना खाएं, हर एक ने अपनी मर्जी करनी। आज मैंने एक पोस्ट लगाई कि पहले दिन की बजाय गोश्त अगले दिन खाएं तो उससे वो बेहतर हो जाता है, टेक्सचर बेहतर होता है। पहले दिन भी खाएं लेकिन उसको रखें। तो उसका मतलब मैसेज क्या आया जी कि ये तो अल्लाह के रसूल के नाफरमानी हो गई, वो तो पहले दिन गोश्त खाते। अब देखें अल्लाह के रसूल की नाफरमानी उस फ्रिज तो होता नहीं था। नाफरमानी ये हुई है कि वो तो भूख होती थी खाते थे, अभी भूख छोड़ देते थे। वो जितना आप खाते हो इतना खाते हो, फिर आप उतना ही खाए ना जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। सर हम तो चीजें सारी वही है ना, खाना एक वक्त में खाते हैं, ये हाल है हमारा। एग्जैक्टली ऐसे, एग्जैक्टली यही है ना। तो वो जो ओवर ईटिंग है, ओवर ईटिंग की ये बात ये है कि ठीक है उसने आपको मजा आ रहा है, आपके पास अवेलेबिलिटी है, उससे ना आपके मसल बनाने हैं, ना आपकी ताकत बढ़ानी है, उससे 3-4 बीमारियां आपको देनी ही देनी है। बट ये भी एक बड़ा ख्याल है लोगों का कि जी मटन खाने से आप फाइबर होगा आपकी बॉडी और आपका जिस्म जो है वो बड़ा बेहतरीन होगा, तो इसलिए जो गोश्त है या जो बीफ है या मटन है इसको आप डेली बेसिस पे खाएं और जितना हो सकता है खाएं ताकि आपका वेट भी बढ़े और आप सडोल भी हो जाएं। तो क्या ये भी कोई मंतक है इसके पीछे? देखिए नो डाउट मटन और बीफ दोनों बड़े सुपर फूड्स हैं। अगर आपके पास आ गया, वही मैं कह रहा हूं कि उसको अब रखें, फ्रीज करें, उसको रोजाना थोड़ा सा निकाल के रोजाना के बेस पे खाएं ना। एक ही दिन में खा के बीमार क्यों होना है? सही है, सही है, सही है। और बाकी जितने लोग मसल आपके बना के फिर रहे हैं सारे, वो 2 चीजों से ही मसल बना रहे हैं। वो चिकन ब्रेस्ट खाते हैं और साथ अंडे खाते हैं। वो कितना को मटन और बीफ खाते हैं, वो ये 2 चीजें खा के वो बनाते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत करते हैं। असल बात ये है रोटी नान का कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि आप मल्टीग्रेन की अक्सर बात करते हैं और दूसरे आटे की रोटी की आप अक्सर बात करते हैं। तो जो आटा हम खाते हैं, आप ये बताएं कि देखें अब आपने इतना एक तो हैवी आप गोश्त भी खा रहे हैं और आप उसके मुख्तलिफ तरह तरह की डिशेस बना के भी खा रहे हो, साथ में रोटी नान भी ले रहे हैं, तो ये किस हद तक फायदेमंद है? और अगर आपने इसको तल्फ करना है रोटी को, तो फिर कैसे बेहतर होगा कि आपका पेट भी भर जाए और आपको लगे कि आपने रोटी भी खाई है? देखिए ये रोटी और मल्टीग्रेन का तो कंसेप्ट वहां आता है ना कि जब रूटीन में करना है। यहाँ तो आपके पास ईद की दावतें हैं इतनी ज्यादा, यहाँ तो आप मल्टीग्रेन खा भी लेंगे तो उसने क्या करना है? मल्टीग्रेन है तो एक है रूटीन की, आप जो खाना आप रोटी इतनी ज्यादा खाते हो वो आप ज्यादा खा जाते हो, मल्टीग्रेन थोड़ी कम खाई जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि उसके या उससे ज्यादा फायदा ज्यादा है, उसके अंदर फाइबर भी ज्यादा है। उसके अलावा फिर जो आम रोटी है उसके अंदर तो जिंक ना होने के बराबर है, लेकिन जो आपके पास ये मल्टीग्रेन आती है इसके अंदर तो बाकी मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बैलेंस है उसके अंदर, बाकी न्यूट्रिशन इतने ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोटी में डाल दिए आपने। जो एक अनाज में एक चीज कम है वो दूसरे में ज्यादा है। जब आप 7-8 अनाज मिक्स करके खाते हो तो आपको एक में जो कमी है वो दूसरा पूरी कर रहा है, तो आप तकरीबन एक कंप्लीट मील बना लेते हो। ऑब्वियसली शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और मेरी तरफ से एडवांस में आपको ईद उल अज़हा बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। खबरें हज़रात, हमारे साथ शहजाद बसरा साहब मौजूद थे। आप फूड एक्सपर्ट हैं और ऑफ कोर्स उनके मुताबिक भी थोड़े थोड़े पोर्शन में आप अपने गोश्त को खाएं और अपना हिस्सा ज़रूर फ्रीज करें, लेकिन ये जो दिन में 4 दफ़ा सिर्फ गोश्त ही बन रहा है और तेज़ मसाले और तरह तरह की डिशेस जो बनती हैं और बाद में आपको जो स्टमक इश्यूज होते हैं और आप अस्पतालों के चक्कर लगाते हो, फिर आपको लगता है कि कुर्बानी का गोश्त ठीक नहीं था। कुर्बानी का गोश्त तो कुदरती बहुत अच्छा है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल है वो आपने ज़रा सही इंसानों की तरह करना है। खैर खबरदार, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको चांद रात मुबारक और ईद उल अज़हा की एडवांस बहुत बहुत मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। कभी जिंदगी में सही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में सही अल्लाह पाक ये मार्केट कर मैं किसी के